एंड वेलकम टू अननोन इन साइंस। तो आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपसे पूछ रहा है गिवन एग्जांपल ऑफ मेटल विच, ऐसे मेटल्स के एग्जांपल दो जो कि क्या। फर्स्ट क्वेश्चन, इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसा मेटल जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। बताओ ऐसा कौन सा लिक्विड है, ऐसा कौन सा मेटल है जिसका नाम है मर्क्यूरी Hg। कैन बी इजीली कट विद नाइफ। तो क्या कौन कौन से मेटल होते हैं जो इजीली नाइफ से काटे जा सकते हैं, उनमें से एक नाम सबसे इंपॉर्टेंट जो है सोडियम इज़ द वेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वह AgOg लोजी सुनोजी, ये हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है, इसका नाम है सिल्वर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो कि हीट का पुअर कंडक्टर है वो है लेड यानी कि Pb, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलियल एंड डक्टाइल। ये मैंने पढ़ाया था कि नहीं? नहीं सर, नहीं पढ़ाया आपने। हाँ, तुम तो यही बोलोगे ना, नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तभी। मेलियल क्या होता है? ऐसे मेटल जिनको यदि हैमर से पीटा जाए, पीट के इनकी सीड में कन्वर्ट किया जा सके। मतलब मेटल्स विच कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू सीड्स इज नोन एज मेलियल। जब आप हैमर से इसको बीट करोगे मतलब पीटोगे, तो फिर क्या होगा, ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको बोलते हैं मेलीवर। यदि इनको खींचने पे इनके वायर बनाए जा सकें तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। तो एक एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। समझ रहे हो बच्चों? तो इतना ज़्यादा डक्टाइल होता है वो। कौन? वो सोना 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 सोना, कितना सोना ही सोने जैसा तेरा मन। वाई सोडियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। जो सोडियम होता है उसको केरोसिन में क्यों रखा जाता है? ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि इसको केरोसिन में रखा जाता है? क्योंकि ये होता है हाईली रिएक्टिव। इसको खुला छोड़ दोगे ना, इसको खुला छोड़ दोगे ना, तो ये एकदम रेबीज वाला जो डॉगी होता है ना उसकी तरह। रेबीज वाले डॉग को यदि खुला छोड़ दिया तो क्या करेगा? काट लेगा ना किसी को। ऐसे ये ब्लास्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा बच्चों इसमें। तो इसीलिए इसको केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में, जो एनवायरनमेंट में है ना, मॉइस्चर है, CO2 है और क्या है, ऑक्सीजन, इन सब के कॉन्टैक्ट में ना आए। अदरवाइज फायर झुकेगा नहीं मैं, फायर है ये, फायर, ठीक है। इसीलिए इसको रखा जाता है केरोसिन ऑयल में। अब एक चीज़ मुझे तुम बताना, केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है? नॉर्मल कुकिंग ऑयल्स में भी तो रखा जा सकता था, उनमें क्यों नहीं रखा जाता? बताओ। एक कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि वो स्टिकी होते हैं ना। जो अपने नॉर्मल कुकिंग ऑयल होते हैं ना वो स्टिकी होते हैं। तो आपने जैसे ये टुकड़ा लगाया तो उसके चारों तरफ ये स्टिक हो जाएंगी पार्टिकल। और दूसरा है डेंसिटी का रीज़न। केरोसिन ऑयल की डेंसिटी होती है कम, तो ये आराम से इसमें अंदर चला जाएगा और अंदर रखा रहेगा। बाकी जो ऑयल है उनकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है तो ऊपर तैरता रहेगा, और ऊपर तैरना लग गया तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस की और कॉन्टैक्ट में आ जाएगी किसके? एयर के, और कॉन्टैक्ट में आ गई तो ब्लास्ट हो जाएगा इसमें। राइट इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन है, इसने स्टीम से रिएक्शन करी तो इसकी रिएक्शन में Hg के साथ G लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि G है, ये G है, इनको सम्मान के साथ इनको बोला जाता है वाटर G। कौन है ये? वाटर G। नॉर्मल वाटर से रिएक्शन नहीं करता, ये वाटर G से रिएक्शन करता है। तो वाटर G से रिएक्शन करेगा तो ये बनाता है Fe3O4 प्लस H2। बैलेंस करना तुम्हारा धर्म कर्म दोनों है। वैसे तो नीचे रिएक्शन दिख रही है आपको, वहाँ से देख ही लोगे, पर तुम्हें बैलेंस अपने आप करनी है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन तो मैंने पढ़ाई दी आपको, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कैल्शियम एंड पोटेशियम विद वाटर। तो कैल्शियम और पोटेशियम जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है? कैल्शियम ने वाटर से रिएक्ट किया, CaOH2 बनाया और बना H2 इस केस में क्या करता है? ब्लास्ट नहीं कर पाता। जबकि सोडियम और पोटेशियम Na और K के केस में क्या होता है? H2 में लग जाती है आग, जबकि इसमें आग तो नहीं लगेगी क्योंकि इतनी हीट एनर्जी वहाँ पे नहीं निकलती है। पर क्या होता है, ये जो H2 होता है ना अपना, H2 होता है, ये इसकी सरफेस पे चिपक जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड से ये होना ना, तो H2 इसकी सरफेस पे चिपक जाएगा और कैल्शियम आ जाएगा ऊपर, तैरने लग जाता है इसमें। किसमें? कैल्शियम के केस में। यदि कैल्शियम को वाटर से रिएक्शन कराते हो, वाटर में डाल देते हो उसको, तो उसकी सरफेस पे H2 गैस चिपक जाती है, और H2 गैस चिपकने की वजह से उसकी डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है ओवरऑल, और वो सरफेस पे आके तैरने लगता है। इनिशियली तो वो अंदर डूब जाता है कैल्शियम। क्यों डूब जाएगा अंदर? क्योंकि कैल्शियम की डेंसिटी वाटर से होती है ज़्यादा। इनिशियली तो डूब गया, पर जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुई तो वहाँ पे H2 गैस निकली, तो H2 गैस इसकी ऐसे सरफेस पे चिपक जाएगी, और सरफेस पे चिपक गई मतलब गैस चिपक गई, मतलब इसकी डेंसिटी हो गई ओवरऑल कम। तो डेंसिटी कम हो गई तो ये ऊपर सरफेस पे फिर तैरने लगता है। मेटल, अच्छा ये तो आंसर दे रखे। ये फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर नहीं है सारी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मेटल। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो गया ये, थोड़ा इधर उधर हो गया बच्चों। तो ये मैं तुम्हें इसका अलग से थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना के डालूंगा, क्यों डालूंगा अलग से शॉर्ट वीडियो बना के? क्योंकि बच्चों ये आपको सीक्वेंस वाइज जैसे यहाँ लिखनी चाहिए था प्रॉपर, जैसे सिल्वर नाइट्रेट इधर आना चाहिए था, यहाँ पे ABCD, ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। मैंने जब इसको यहाँ पे लिखा था तो इसका सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलो मैं इसका अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। किसको टेंशन देने का? मुझे ही दो, तुम तो मुझे ही दो टेंशन, क्योंकि मुझे तो बनानी है ना अलग से वीडियो, तो टेंशन मुझे ही होनी चाहिए, तुम तो मस्त रहो।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच गैस इज प्रोड्यूस व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू रिएक्टिव मेटल। यदि रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो जैसे कि आयरन ने रिएक्शन करी H2SO4 से, तो बनेगा FeSO4 प्लस H2 गैस। अच्छा, ये रिएक्शन क्यों हो पा रही है, क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में यदि आप देखते हो तो जो हाइड्रोजन आता है वो आयरन से ऊपर आता है। सॉरी आयरन आता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है आयरन, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू आयरन। तो आयरन इससे ऊपर जाएगा रिप्लेस और इसी जगह पे खुद चला जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों। अरे जोर से बोलो, अरे सारे बोलो, अरे मिलके बोलो, अरे प्यारे बोलो। देखो रिएक्टिविटी सीरीज देखो, कर्ण, ये कर्ण के मतलब पोटेशियम, ना कर्ण मतलब सोडियम। कर्ण का मग में से, कर्ण के मग में से आलू जामुन फेंके। कर्ण के मतलब का मतलब कैल्शियम, मग मतलब Mg मैग्नीशियम, आलू जामुन फेंके और बोला पब है ही पब है। सबने पूछा क्यों, क्योंकि उसे पब में जाना है और वहाँ पे करना है किसको, चांदी और सोने को, चांदी और सोने को। तो इसमें देखो सीरीज में देखो, इस सीरीज में देखो बच्चों कि अभी मैंने जो तुम्हें रिएक्शन बताई थी, आयरन Fe ने रिएक्शन करी H2SO4 से, तो आयरन ने H2 को रिप्लेस कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन ऊपर आ रहा है किसी हाइड्रोजन से, ऊपर आ रहा है तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू सोडियम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम का यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो बताओ यहाँ पे रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ZnSO4 बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हुआ आयरन से तभी ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। तो देख लो जिंक ऊपर आ रहा है क्या आयरन से, बिल्कुल आ रहा है, जिंक जस्ट ऊपर आ रहा है आयरन से, तो जिंक आराम से इसको डिस्प्लेस कर देगा और जिंक बना लेगा ZnSO4, आयरन खराब हो जाएगा। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एंड ऑक्सीजन, सो द फॉर्मेशन ऑफ Na2 और MgO बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है आपको, किसका, NH2O का। सोडियम का नंबर कितना, कितने नंबर पे आता है, 11 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s1 6 और 4 10 और 1 11। ओके ओके ओके, 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, के में 1, एल में कितने हो गए 8 और एम में कितने हो गए 1। ओके, तो यदि एम के इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, ये एम के इलेक्ट्रॉन को भेज दे कि जा जा तुझे आज़ाद कर दिया, जा अपनी ज़िंदगी जी ले, तो इसके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। और यदि ऑक्टेट का एक बार कंप्लीट हो गया तो स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की कोशिश करेगा। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। नंबर है इसका 8 नंबर पे आता है, तो इसकी क्या होगी 1s2 2s2 2p4। अब हो गए ना 2 और 2 4 और 4 4 8, टोटल 8 हो गए। तो इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 और एल में कितने 6। अब इसके पास यदि 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएँ, इसके पास यदि अच्छा ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए या 1 इलेक्ट्रॉन चला जाए, ये अपने को कैसे पता चले बच्चों, बच्चों प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुरानी क्लासों में, पुरानी क्लासों में जाना। सर वो ये क्या होता है, ये क्या होता है सर, पुरानी क्लास क्या होती है, वो तो हम भूल जाते हैं तुरंत ही। तो बच्चों आपको कैसे पता चलेगा, ये अब तुम ये भी सोच सकते हो ये 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो इसके पास 1s2 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा जो कि हीलियम नोबल गैस के जैसा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, ये चीज़ पता है। 1 2 3 इतने इलेक्ट्रॉन तक तो क्या करता है, जो भी एटम है वो 1 2 3 यदि उसके आउटरमोस्ट सेल में, तो इनको तो वो छोड़ने की कोशिश करता है, त्यागने की कोशिश करता है, ठीक है। अब 4 वाला क्या करता है जनरली, वो आपको पता होना चाहिए, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जो 5 6 7 8 5 6 7 होते हैं, 8 तो फिर वो अपने आप स्टेबल हो गया, 5 6 7 वाले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसे 7 वाले ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो जाएंगे, 6 वाले ने 2 ले लिए तो ये, और इसने 3 ले लिए तो 8 हो जाएंगे। मतलब 5 6 7 वाले तो 3 लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करें ताकि आउटरमोस्ट सेल में 8 हो जाए। जबकि यदि आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 है तो ये 1 2 3 वाले इनको छोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि आउटरमोस्ट सेल में कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन वाली कंडीशन किसके लिए है, जिसमें के सेल से ज़्यादा सेल है, मतलब जिसमें ओनली सिर्फ के सेल हुआ तो वो क्या कोशिश करता है कि वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले, मतलब 1s2 बन जाए वो, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के केस में हो जाए, हीलियम लिथियम के केस में हो जाए, तो ये क्या होते हैं, ये 1s2 मतलब ये कोशिश ऐसी करते हैं जिनके पास सिर्फ के सेल है, जिनके पास सिर्फ के सेल है, वो क्या कोशिश करेंगे कि वो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लें। चलो वो एक अलग मुद्दा है जिसकी बात नहीं कर रहे हैं, बट ज़्यादातर क्या करते हैं आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कोशिश करते हैं। तो ये 6 है, इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करें। ओके, तो इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसके आउटरमोस्ट सेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके आउटरमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्सीजन कह रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दो, और सोडियम कह रहा है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा। ये कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दो, ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन तो ये कह रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो इसने कहा कि चल ऐसा कर, सोडियम अपने जैसा एक और सोडियम लिया, तो ये ले आया। अब ये 2 सोडियम इसको 1 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और दोनों सोडियम ने 1 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब इसके Na2 मतलब 2 सोडियम रिएक्ट करेंगे 1 ऑक्सीजन से। ओके 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 ओके, ठीक है। Mg, अब दूसरा किसका बनाना था, MgO का। MgO के आउटरमोस्ट सेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन तो वही अपना 6 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, 2 4 5। अब ये कह रहा है कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा Mg, और ये कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बन गई ना, बन गई बात।
बात बन गई। सिर्फ एक Mg रिएक्ट करेगा, एक ऑक्सीजन MgO बन जाएगा। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई वहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग सम, इन टर्म को डिफाइन करो आप। जिंक मिनरल क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, मिनरल क्या होते हैं, और क्या होते हैं, गैंग क्या होता है। वो मिनरल क्या है बच्चों, मिनरल होते हैं जिनसे जो जिनमें मेटल मिलते हैं कहीं पे। मिनरल आर नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड आर फाउंड इन अर्थ। तो मिनरल्स आर नेचुरल मटेरियल, minerals are natural material in which metal and their compound found. Okay, but ऐसे mineral that minerals from which we can extract the metal, we can extract the metal profitably and conveniently is known as और क्या होते हैं, और ऐसे मिनरल होते हैं जिनसे कि अपन मेटल को प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली निकाल सकें, तो वो और होते हैं। फिर गैंग क्या है, गैंग क्या होता है, ये होती है अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ लाइक सैंड हो गया, रॉकी मटेरियल, जो रॉक के छोटे छोटे पार्टिकल रॉकी मटेरियल हो गए, लाइमस्टोन हो गया। ये सब क्या है, ये सब इम्प्योरिटीज़ हैं जिनको अपन नहीं चाहते। कहाँ पे मिलेंगी, अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, लाइमस्टोन फाउंड इन द ओर इज नॉन एज गैंग, इनको गैंग बोला जाता है। नेम 2 मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। तो नेचर में फ्री स्टेट में कौन से मेटल मिलेंगे जो कि कम रिएक्टिव होंगे, तो कम रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड मतलब गोल्ड, ये गोल्ड हो गया, एक हो गया प्लेटिनम, गोल्ड यानी कि औरम, प्लेटिनम, बस ये होंगे। वॉट केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, विच केमिकल प्रोसेस इज यूज ऑब्टेनिंग ए मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड। ओके, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल गेन करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ तो आप ये करो कि उसकी रिएक्शन करा दो कार्बन से। जैसे कि जिंक ऑक्साइड होता है, वो कार्बन से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है साथ में। ओके, तो रिडक्शन हो गया। तो रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे अब ऐसा हो गया कि ये रिड्यूस हो ही नहीं पा रहे, कार्बन से, यानी कि कार्बन रिड्यूस नहीं कर पा रहा है। ऐसा भी मेटल हुआ जैसे कि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड हुआ, अब इसको कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी एफिनिटी जो आयरन की है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो क्या होगा, ये मतलब कार्बन इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए इससे ज़्यादा रिएक्टिविटी वाला मटेरियल चाहिएगा। तो रिएक्टिविटी वाला जैसे कि एल्यूमिनियम से इसकी रिएक्शन कराते हैं, Al2O3 बनता है और आयरन बनता है और यहाँ से लार्ज अमाउंट में हीट रिलीज होती है। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, शास्त्रों में इसका क्या नाम है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग इसको क्या नाम दिया गया है, इसको बोला जाता है थर्मेट रिएक्शन। और ये यूज होती है, बताओ क्या यूज होती है, हाँ, याद करो, कुछ याद आया। ये यूज होती है बच्चों, प्यारे बच्चों, नहीं याद है आपको, सोचो कहाँ पे यूज होती है। ये होती है रेलवे ट्रैक्स की वेल्डिंग के लिए। क्यों होती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तो ये हीट क्या करती है, आयरन को पिघला देती है, मेल्ट कर देती है, और मेल्ट आयरन को फिर डाला जाता है उस जगह पे जहाँ पे भी बेल्ट करना है और वहाँ पे बेल्ट हो जाता है। प्यार से बोलो, अरे सारे बोलो। अब ये भी थोड़ा इधर उधर हो गया सीक्वेंस पर, चलो इसको तो मैं समझा देता हूँ। एक ही का मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, नहीं तो इसको भी बनाना पड़ जाएगा यार, इसीलिए मैं इसको तो यहीं समझा देता हूँ। देखो अब ये क्या गया, आपने को 3 ऑक्साइड दिए गए, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम और कॉपर ऑक्साइड, ये मेटल दिए गए। आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल इसके ऑक्साइड से मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो जिंक और जिंक ऑक्साइड, ये तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि सेम है ना, जिंक को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको रखनी पड़ेगी रिएक्टिविटी सीरीज। कर्ण के मग से कर्ण का मग से आलू जामुन, कर्ण का मग से आलू जामुन फेंके और बोला पब है। क्यों, सबने पूछा क्यों, तो बोला उसने हक करना है किसको, सिल्वर को और गोल्ड को। ठीक है, अब देखो इसमें मैग्नीशियम क्या जिंक से ऊपर आ रहा है, मैग्नीशियम ये रहा जिंक से ऊपर आ रहा है, हाँ, तो मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। अब कॉपर क्या जिंक से ऊपर आ रहा है, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से जिंक को हटाना है ना, तो कॉपर क्या जिंक से ऊपर आ रहा है क्या, देखो कॉपर ये रहा और जिंक ये रहा है, तो जिंक ऊपर है कॉपर से, ना कि कॉपर जिंक से ऊपर है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। इस केस में देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और जिंक, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और जिंक ये रहा जिंक, और मैग्नीशियम तो ऊपर आ रहा है, तो जिंक क्या इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यदि जिंक ऊपर होता मैग्नीशियम तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती। क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड को कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। कॉपर कर पाएगा, कॉपर तो बहुत नीचे आ रहा है, ये रहा कॉपर और ऊपर आ रहा है मैग्नीशियम, तो इसमें किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब देखते हैं थर्ड केस, क्या कॉपर ऑक्साइड
से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्या जिंक? जिंक डिस्प्लेस कर सकता है क्या? जिंक कॉपर से ऊपर आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को, बिल्कुल सही बात है। क्या मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को? देखो कॉपर ऑक्साइड से ऊपर आ रहा है ना मैग्नीशियम, तो ये भी कर सकता है। कॉपर से सेम तो नहीं कर सकते। ये वाला सीक्वेंस होगा, इस तरह से आप लिख सकते हो। विच मेटल डू नॉट कोरोड इजीली? ऐसे मेटल के नाम बताइए जो इजीली कोरोड नहीं होंगे। अरे सिंपल सी बात है यार, सिंपल सर, सिंपल कैसे? अरे यार जो बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होंगे, जो रिएक्टिव होंगे ना बिल्कुल, जो मेटल रिएक्टिव नहीं होंगे वो कोरोड भी नहीं होंगे, क्योंकि वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे। तो गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्टिव सीरीज में एकदम नीचे आते हैं, एकदम नीचे आते हैं, तो इसका मतलब वो रिएक्टिव ही नहीं है, तो मतलब वो रिएक्टिव ही नहीं है तो क्या हो जाता है, वो कोरोड नहीं होते। सिल्वर कोरोड हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है ना, बताया था ना मैंने। चांदी काली पड़ जाती है ना एक टाइम के बाद चांदी पड़ जाती है काली। इसका रीजन क्या है, वो सल्फाइड की लेयर Ag2S बना लेती है। व्हाट आर अलॉयज? अलॉयज की डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, टू और मोर मेटल। अलॉयज इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या और मेटल एंड नॉन मेटल। या तो दो या दो से अधिक मेटल का मिक्सचर होता है होमोजीनियस, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि ब्रॉन्ज एग्जांपल ले लें। ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर एंड टिन, कॉपाचिन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा पेयर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देने के लिए आपको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे कि मैं लेता हूँ ये थर्ड वाला एग्जांपल लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? FeSO4 क्या सिल्वर से रिएक्शन करके AgSO4 प्लस Fe बनाएगा क्या? देखते हैं। इसके लिए आपको क्या याद रखना चाहिए, डिस्प्ले ये सीरीज। कर्ण का मग से क्या हुआ? आलू जामुन फेंक दिए गए। कर्ण का मग से आलू जामुन फेंक दिए गए, और उसने पूछा फिर पब है? सबने पूछा क्यों? क्योंकि उसको हक करना था, हक करना था किसको? Ag और Au को। ठीक है, अच्छी बात है। तो देखो अब इसमें यदि AgFeSO4 आयरन से ऊपर आ रहा होगा, Ag रिएक्टिविटी सीरीज में इससे आयरन से ऊपर आ रहा होगा, तो ये डिस्प्लेस कर पाएगा आयरन को। तो Ag तो आ रहा है नीचे, आयरन आ रहा है ऊपर। आयरन तो ऊपर आ रहा है, कहाँ गया आयरन? आलू जामुन फेंके, हाँ फेंके भी तो आएगा आलू जामुन, मतलब जिंक के बाद Fe आता है, तो आयरन ऊपर आ रहा है। तो इसका मतलब आयरन यहाँ से ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो ये सिल्वर कम रिएक्टिव हुआ। यदि सिल्वर कम रिएक्टिव है तो आयरन को कैसे डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसे करके आपको चारों में से देखना है कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे पाएगा। इस ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सूटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? आयरन का फ्राइंग पैन होता है, घर में होता है कुछ बनाने के लिए, तो उसको इनमें से किस मेथड से जंग लगने से बचाया जा सकता है? उस पर ग्रीस अप्लाई करें, पेंट अप्लाई करें? ना, पानी आग के कॉन्टैक्ट में आएगा तो ग्रीस पेंट तो निकल जाएंगे। तो क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं जिंक की कोटिंग, और जिंक की कोटिंग से क्या होगा? ये फ्राई पैन है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, और जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर आता है। तो जिंक क्या करता है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। जिंक अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, मतलब जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और आयरन को कोरोड होने से बचा लेता है। जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और आयरन को बचा लेता है, मतलब अपना सेक्रीफाइस कर देता है और आयरन को प्रिवेंट कर लेता है। तो जिंक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। अच्छा, ही क्वेश्चन अब एनसीईआरटी में ये भी पूछा है, क्या आयरन जैसे जिंक की लेयर आपने बना दी ना, और जिंक की लेयर कहीं से ब्रेक हो गई थोड़ी सी, तो क्या उस जगह पे कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि कोरोजन करने के लिए क्या क्या चाहिए? H2O और O2 चाहिए, यही चीज़ें। तो देखो ये क्या करेंगी, क्योंकि ये रिएक्शन करना चाहेंगी, पर ये आयरन से रिएक्शन नहीं करके जिंक जो आसपास में जिंक है ना, बस सिर्फ इसी जगह से तो हटाए जिंक की लेयर को, सिर्फ इसी जगह से तो जिंक की लेयर हट गई है, बाकी जगह पे तो जिंक की लेयर है। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव है, तो वो आयरन से रिएक्शन नहीं करके H2 और O2 ये रिएक्शन करेंगे जिंक से। तो यदि ये जिंक से रिएक्शन करेंगे बच्चों, तो ये प्रिवेंट, यदि यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रैक आ भी गया, थोड़ा बहुत स्क्रैच आ भी गया, जिंक की लेयर हट गई, तो भी वो कोरोड नहीं होगा, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव, वो कहेगा आ बैल मुझे मार। अब तुम आयरन को अटैक मत करो, मुझे अटैक करो, क्योंकि मैं जब तक, तो ये जिंक क्या बोलता है कि यदि तुम्हें आयरन को कोरोड करना है तो तुम्हें मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा बच्चों, गुजरना पड़ेगा। तो ये अपनी लाश से होकर गुजरने नहीं देता, क्योंकि जिंक आसपास तो है, सिर्फ एक ही जगह से हट गया, तो जिंक रिएक्शन करेगा इनसे और आयरन को बर्बाद होने से बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कंपाउंड बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, द एलिमेंट इज लाइकली। तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? इसका जो डी ऑप्शन है वो आयरन दे रखा है, आयरन। तो बताओ कौन सा होगा? जो कैल्शियम होता है वो आयरन से रिएक्शन, वो भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छी बात है। विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है। दिस कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल है क्या वाटर में? H2O से रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, बिल्कुल सॉल्युबल है।
ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्यूबल भी है। द एलिमेंट इज लाइकली, तो कैल्शियम ही होगा, कार्बन तो ऐसा करता नहीं, कार्बन तो ऐसा करता नहीं, ये तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई नहीं है, क्यों हाई नहीं है? क्योंकि ये तो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं वो कैसा कंपाउंड है, बताओ आयनिक। जबकि ये कैसा कंपाउंड होगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट वगैरह कम देता है। सिलिकॉन के केस में भी नहीं होगा, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये सॉल्युबल नहीं होगा H2 के साथ रिएक्शन करी। आयरन के केस में भी नहीं हो रहा, आयरन रिएक्शन करी तो Fe2O3 बना वहाँ पे, अच्छी बात है। बट ये क्या वाटर सॉल्युबल है क्या? वाटर से रिएक्शन करके नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, तो सॉल्युबल कैल्शियम डाइऑक्साइड। फूड केन्स आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक, ऐसा क्यों? जो फूड केन्स होती है उनको टिन से कोट किया जाता है, ना कि जिंक से, ऐसा क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। इसका आंसर तो ये है, बट इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना। नहीं आएगा तो आपका कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मुझे पूछना, पर अभी एक्सप्लेनेशन तुम्हें देना। क्वेश्चन 90, यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, ए वायर एंड स्विच, हाउ कुड यू यूज़ देम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैम्पल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो आपको मेटल और नॉन मेटल दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा? तो सबसे पहले आप करोगे, उनको पीटना स्टार्ट कर दोगे, पीटना, तो हैमर से उनको पीटना स्टार्ट करोगे तो जो मेटल होंगे वो सीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, उनको पीटने पर सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो मेटल होंगे, जो नॉन मेटल होंगे वो होंगे ब्रिटल, वो यदि उनको पीटोगे तो वो बिखर जाएंगे, उनको टुकड़े टुकड़े में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट। ब्रिटल है ना, क्षणभंगुर नहीं, सिर्फ भंगुर नाम होता है, ब्रिटल को भंगुर बोलते हैं हिंदी में। ब्रिटल है मतलब इसको हैमर से फोर्स लगाने पे वो टूट जाएंगे, इसीलिए पता चल जाएगा मेटल कौन सा, नॉन मेटल कौन सा। दूसरे इन चीज़ से कैसे पता लगाओगे, बैटरी से, बल्ब से, वायर से, स्विच से। तो मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं कंडक्टर, तो आप एक बढ़िया बनाओगे सर्किट। यहाँ पे लगाया बैटरी को आपने, ये बैटरी है आपकी, ठीक है, ये इधर बल्ब लगा दिया एक, ये बल्ब है बच्चों, प्यारा प्यारा बल्ब, ये प्यारा बल्ब है आपका, और ये वायर है, और यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच है। जैसे स्विच चालू किया, बैटरी से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे गैप छोड़ दिया, उसमें मेटल को फिट करोगे। यदि मेटल हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने देगा, बल्ब जल जाएगा। और यदि नॉन मेटल को इस जगह पे फिट करोगे तो नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होने देगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो आपके सिलेबस में है वो तो एक तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और एक है जिंक का ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब होता है यदि इनको एसिड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेंगे, और इनको बेस से रिएक्शन कराओगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये दोगले हैं, ये दोगले, मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक। नेम टू मेटल विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, टू मेटल विच विल नॉट। अच्छा, ये कह रहा है कि आपको बताना है कि उन दो मेटल का नाम बताइए जो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे एसिड से। तो बच्चों जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे होंगे वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रहे होंगे डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए। तो कर्ण के मग से आलू जामुन फेंक दिए गए, कर्ण के मग से आलू जामुन फेंक दिए गए, और बोला वो पव है। तो सबने पूछा क्यों, तो उसने बोला मुझे क्या करना है, हक करना है किसको, चांदी और सोने को। ठीक है, अब देख लो इनमें हाइड्रोजन की तरह ये रहा, इससे ऊपर जो भी आ रहे हैं वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, और हाइड्रोजन से जो नीचे आ रहे हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से दो किसी का नाम लिख दो, वो तो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, और इन दो में से दो कोई भी दो नाम दे दो जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, बस। इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ एम व्हाट वुड यू टेक एज ऑन एनोड एंड कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, जो प्योर मेटल होता है उसका तो पतला लेते हैं कैथोड, जो प्योर मेटल होता है उसका लेते हैं कैथोड, और जो एनोड लेते हैं वो लेते हैं मोटा होना चाहिए नहीं, वो जनरली होता है क्या, एनोड वो है ना जो अपने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से मिला है, जो अपने को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से जो टुकड़ा मिला है वो एनोड की तरह वर्क करता है, तो वो होता है, तो ये होता है एनोड। तो ये एनोड पे क्या लेते हैं, जो टुकड़ा अपने को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से मिला है, और ये होता है प्योर मेटल, ये प्योर मेटल होता है कैथोड में, ये इम्प्योर मेटल जो कि अपने को प्योर करना है। और इसमें जो सॉल्ट लेते हैं वो जो जिस भी मेटल को प्योर करना है उसी का सॉल्ट लेते हैं। जैसे यदि कॉपर को प्योर करना होगा तो कॉपर का सॉल्ट लो गया, कॉपर का सॉल्ट लोगे, यहाँ पे एम दे रखा है तो एम का सॉल्ट ले, इसका सॉल्ट लिया। अब होता क्या है, एनोड से धीरे धीरे एनोड, ये क्योंकि एनोड को क्या करना है अपने को, प्योरीफाई करना है, यानी कि रिफाइन करना है। तो एनोड से होता क्या है, जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो एनोड से जैसे ये कॉपर था तो एनोड से प्योर कॉपर इस सॉल्यूशन में आना स्टार्ट कर देता है, और जो गंदगी होती है, जो मड होती है, वो एनोड के नीचे जमा होना, मतलब यहाँ से अलग होकर नीचे बैठ जाती है, इसको बोलते हैं एनोड मड। जो गंदगी नीचे बैठ जाती है उसको बोलते हैं एनोड मड। और जितनी अमाउंट में कॉपर यहाँ पर आया है सॉल्यूशन में, उतने ही अमाउंट में जो कॉपर सॉल्यूशन से, जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट से कॉपर इस प्योर मेटल यानी कि कैथोड पे जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही रिएक्शन खत्म होगी तो कैथोड हो जाएगा मोटा धीरे धीरे, और उस पर क्या मिलेगा अपने को, प्योर मेटल।
ऑलरेडी वैसे प्योर मेटल का ही टुकड़ा लिया था ये, और इस पर धीरे धीरे यहाँ से भी प्योर मेटल आना जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा यहाँ पे प्योर, तो इस कॉपर रिफाइन हो जाएगा। और एनोड धीरे धीरे पतला होता जाएगा। क्यों पतला होता जाएगा? क्योंकि यहाँ से कॉपर इधर जाता जा रहा है सॉल्यूशन में, और एनोड में नीचे इकट्ठा होता जा रहा है। कोई डाउट तो नहीं है? 23 प्रियांशु टेक सल्फर पाउडर ऑन स्पैचुला एंड हीट इट। स्पैचुला होती है केमिस्ट्री वालों की चम्मच, एक चम्मच होती है, उसमें इसने क्या किया, सल्फर पाउडर लिया, ले ले बच्चे ले ले। ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाई इन्वर्टेड टेस्ट। अच्छा, इसने इस सल्फर को गर्म करना स्टार्ट किया और इसके ऊपर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब ऐसे रख दी, तो यहाँ से कोई गैस निकल रही होंगी और गैस इसमें हो जाएंगी कलेक्ट, गैस इसमें कलेक्ट हो जाएंगी। अच्छी बात है, अच्छी, बहुत ही प्यारी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ओके, हो जाओ, कलेक्ट हो जाओ, कलेक्ट हो गई गैस कलेक्ट हो गई। तो कौन सी गैस बन रही होगी? जब सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बन रही होगी। अच्छी बात है। अब इसने क्या किया, सल्फर डाइऑक्साइड में मिला दिया पानी जैसे मिलाया, तो यहाँ से रिएक्शन होने के बाद जो बनती है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, ये है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा रस? सल्फ्यूरस एसिड ये बनता है, और ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, अम्ल नीले को लाल कर देते, मतलब ब्लू लिटमस पेपर को ये कर देगा रेड। ठीक है। वॉट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन नॉन मेटल कंबाइंड विद ऑक्सीजन। तो यदि नॉन मेटल ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं, नॉन मेटल यदि ऑक्सीजन से कंबाइंड होते हैं, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं पता चल गया। और नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक होने के, एसिडिक होने के साथ साथ, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक, और मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक। और नॉन मेटल जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड है वो क्या है? ये न्यूट्रल भी है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी, दोनों तरह के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। ये क्या है? ये बेसिक है। और मेटल के ऑक्साइड ये देखो एसिडिक है, तो एसिडिक होंगे, यहाँ पे न्यूट्रल होंगे। गिव रीजन प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। ऐसा क्या रीज़न है कि ये सब ज्वेलरी बनाने काम आते हैं? क्योंकि ये अच्छी खासी मेलीवल है, मेलीवल होने की वजह से इनको पीट के जैसा शेप देना चाहते हैं वैसी शेप में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ज्वेलरी बन जाती है अपनी। सोडियम पोटेशियम लिथियम आर स्टोर अंडर ऑयल। इनको ऑयल के अंडर स्टोर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है इनकी बहुत विग्रस होती है। विग्रस मतलब इसमें आग लग जाती है, इसीलिए इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, कुकिंग ऑयल में क्यों नहीं रखा जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, येट इट इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल फॉर कुकिंग। देखो जो एल्यूमिनियम है वो हाईली रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तुरंत, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, तब भी इसको यूटेंसिल यानी कि बर्तन, खाने के लिए बर्तन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का तो फायदा उठाया जाता है। इसकी इसी प्रॉपर्टी का फायदा कैसे उठाया जाएगा? क्योंकि जो एल्यूमिनियम है और वो जैसे ही एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना लेगा। अब ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है ना, वो एल्यूमिनियम की सरफेस से बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है, मतलब एल्यूमिनियम की ऑक्साइड बन गया आउटर लेयर, आउटर सरफेस। अब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन होने से इसको बचा लेता है। देखो आयरन के केस में सिचुएशन अलग है। आयरन केस में ये होता है कि जो जंग है ना, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, तो ये जंग जिंदगी से जीत नहीं पाता। आयरन के केस में जंग हार जाता है, क्योंकि ये बनाती है रस्ट। ये क्या है? रस्ट है ना, आयरन के ऑक्साइड से बनेगी रस्ट। अब ये रस्ट जो होती है ना, वो जो बेस मेटल यानी कि जो आयरन है ना, उसके साथ जो बॉन्ड बनाता है ना, उसके साथ बॉन्ड बनाता है, वो बॉन्ड होता है वीक। वो बॉन्ड होता है वीक, मतलब ये रस्ट होती है, वो सरफेस से धीरे धीरे झड़ के नीचे गिरने लगती। तो नीचे गिर जाएगी तो वापस अंदर का आयरन एक्सपोज हो गया, तो आयरन वापस जंग लगी, फिर वापस वो नीचे गिर जाएगी, फिर अंदर की लेयर वापस एक्सपोज हुई, वापस जंग लगी, ऐसे करके होता रहता है। जबकि एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। अच्छा, कार्बोनेट और सल्फाइड के जो ओर होते हैं ना, कार्बोनेट और सल्फाइड, जैसे सल्फाइड के ओर है, सल्फाइड के ओर को यदि ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ता है? तो यहाँ पर करना पड़ेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है नहीं ना, तो ऑक्सीजन देनी पड़ेगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी कहाँ पर? जब लेक्चर पढ़ाया था। अब नहीं बताऊँगा, अब नहीं बताऊँगा, ये आपको वहीं से जाके देखनी है। यदि कार्बोनेट होगा तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन है इसके पास, सिर्फ इसको हीट करना है, और इसको हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हीट करते हैं तो बोलते हैं कैल्सिनेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो बोलते हैं रोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 16, लेमन और टेमेरिंड, टेमेरिंड यानी कि इमली, लेमन यानी कि नींबू, इज यूज टू क्लीन कॉपर वेसल। कॉपर वेसल को क्लीन करने के लिए क्या करते हैं कि इमली या नींबू का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, इनको नींबू या इमली को डालते हैं इसमें कॉपर वेसल पे और अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, तो जो कॉपर ख़राब हो चुका होता है ना, वो क्लीन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेमन और टामरिंड क्या है, ये एसिड रखते हैं। ये क्या है? एसिड। ये एसिड है ना, और एसिड क्या करते हैं, दीज एसिड डिजॉल्व द कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि कॉपर के ऊपर क्या जमा हो जाती है? कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग। और कॉपर ऑक्साइड यानी कि मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक।
तो बेस ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, यहाँ से बनता है सॉल्ट और बनता है वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से जो सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, सॉल्ट और वाटर को आराम से साफ करेंगे, तो ये निकल जाएगा यहाँ से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना, तो अब क्या हो जाएगा कि इसको साफ करने से ये एकदम चमक जाएगा। रेड ब्राउन जो कलर होता है ना, इसका रेड ब्राउन कलर होता है इसका कॉपर का, वो वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप सॉल्व करो। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो सारी चीज़ें बताई थी वो आप बता देना। ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करते हैं वो। दूसरा मैंने क्या बताया था, वाटर से कैसे रिएक्शन होती है उनकी। थर्ड मैंने बताया था एसिड से कैसे रिएक्शन होती है उनकी। ये सारी चीज़ें बताई थी ना आपको, बताई थी ना। और भी 2-3 चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करना ऑक्सीजन से क्या हो। और इसी के अकॉर्डिंग तो अपन ने रिएक्टिविटी सीरीज़ पूरी क्लियर करी थी ना। ऑक्सीजन से क्या पता चला था, फिर वाटर से क्या पता चला था, फिर एसिड से क्या पता चला था, उसके बाद उनके सॉल्ट से रिएक्शन कराने से क्या पता चला था, सॉल्ट से रिएक्शन कराने से। तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे तो रिएक्टिविटी सीरीज़ पूरी की पूरी बन जाती थी यहाँ से। ये देखा भी था ना आपने। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये मैंने जब पढ़ाया था, ये आपको चैप्टर पढ़ाया था तभी एक्सप्लेन कर दिया था। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ने वाला नहीं हूँ, बस एक्सप्लेन बता रहा हूँ मैं कैसे क्वेश्चन पूछा गया आपसे। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि पहले जो क्या होते थे कि डोर टू डोर गाँव में क्या होता था या शहरों में भी कुछ व्यक्ति आते थे, कुछ और अपने आप को गोल्ड स्मिथ बताते थे और बोलते थे कि आपके घर पे यदि सोने या चांदी की ऑर्नामेंट है तो उनको लेके आ जाओ और हम उनको चमका देंगे, ऐसा बोलते थे। और वो क्या करते थे, जैसे सोने की आपने कोई भी चीज़ दे दी उनको, तो वो क्या करते थे, उनके पास एक सॉल्यूशन होता था जिसका नाम था एक्वा-रेजिया। एक्वा-रेजिया कैसे बनता है, 3 पार्ट्स HCl के लेते हैं, 1 पार्ट्स HNO3 के लेते हैं, तो एक्वा-रेजिया बन जाता है। अब एक्वा-रेजिया में यदि गोल्ड को डाल दिया जाए तो गोल्ड क्या करता है, गोल्ड इसमें हो जाता है, गोल्ड इसके अंदर डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपने गोल्ड का ऑर्नामेंट दिया तो ये क्या हो जाएगा, गोल्ड डिजॉल्व होना स्टार्ट हुआ, तो उसकी आउटर लेयर वहाँ से हट गई ना। जैसे आपने दिया गोल्ड दिया 1 ग्राम दे दिया गोल्ड, 1 ग्राम, तो उसमें से थोड़ी बहुत लेयर वहाँ से निकल जाती है और इसका वेट हो जाता है कम। जैसे अब इसका वेट रह गया 0.99 ग्राम रह गया, मतलब थोड़ा सा गोल्ड इसने इसमें डिजोल्व कर लिया। अब ये कहेंगे कि हमें सिर्फ 10 रुपये दे दो सोने चमकाने के, तो आप ये सोचोगे ये जेन्युइन बात कर रहे हैं, क्योंकि 10 रुपये बस इसीलिए लेते हैं ताकि आपको इन पर शक ना हो। नहीं तो आप सोचोगे कि कोई फ्री में गोल्ड क्यों चमका रहा है, इसीलिए आपसे 10 रुपये लेंगे सिर्फ और चलते बनेंगे। हुआ क्या है एक्चुअली में कि उन्होंने गोल्ड अपनी सॉल्यूशन में एक्वा-रेजिया में डिजोल्व कर लिया और उसको बाद में जाकर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और गोल्ड को बेच देंगे। तो आपकी जो 1 लाख की चीज़ थी, हो सकता है वो 95,000 की रह जाए दूसरे दिन और आप खुश हो जाओ। आपने 95,000 की चीज़ भी करवा ली, 1 लाख वाली, और 10 रुपये भी देती है इनको, 10 रुपये सब चमकाने के और आपको चमका के वो चले जाते हैं। ठीक है। गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स नॉट स्टील। तो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, कॉपर के हॉट वाटर टैंक्स इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि कॉपर जो होता है ना तो वाटर से रिएक्ट करता है ना स्टीम से रिएक्ट करता है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव है। जबकि जो आयरन होता है, तो मैंने बताया था आपको, आयरन जो स्टीम से रिएक्ट कर ही लेता है। इसी क्लास में मतलब क्लास में बताया था तभी बताया था, और अभी ये क्वेश्चन भी आ गया, तो ये रिएक्ट कर लेता है तो ये कॉरोड हो जाता है। इसीलिए क्या करते हैं अपन, इसीलिए कॉपर से बनाते हैं इसको, इसलिए कॉपर के बनाते हैं। और कॉपर क्या करता है, स्टीम से वगैरह से रिएक्ट नहीं करता है और वो कॉरोड नहीं होता है। ठीक है ना बच्चों, इस तरह से आपके समय समाप्ति की घोषणा। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि कॉपर एक बेटर कंडक्टर होता है हीट का, किसके कंपेरिजन में, एज कम्पेयर टू स्टील। और क्या रीजन होता है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एनी टेम्परेचर whereas iron react with water on heating, copper do not corrode easily but steel corrode easily। ये सारे रीजन है इसके, इसीलिए वैसे। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज की सवाल यहीं पे समाप्त की जाती है। ओके बाय बाय।